हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पीछे वाली वीडियो में हमने चैप्टर 3 के बारे में रीड किया था, उसके परिचय के बारे में कि अमेरिकी वर्चस्व किस तरीके से दुनिया के विश्व के अंदर हुआ था, कि अमेरिका पूरे विश्व के अंदर राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से दुनिया के ऊपर अपनी छाप किस तरीके से छोड़ रहा था। उसके अंदर एक पॉइंट है क्लिंटन का दौर, कि जिसके अंदर कौन सी ऐसी बातें हुई थी जिसकी वजह से अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता चला गया था। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। क्लिंटन ने विदेशी नीति की जगह घरेलू नीति को अपनाने का प्रचार निशाना बनाया था। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह से वे 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक ही सीमित कर लिया, यानी कि उसने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने आप को शामिल नहीं किया और विश्व के मामले में उसकी भरपूर संलग्नता नहीं रही। विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीतियों की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तब फौजी ताकतों के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा। इसी तरह की एक बड़ी घटना 1999 में हुई। अनेक अपने प्रांत को सेवा में यूगोस्लोवाकिया ने अल्बानिया लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। कोसेवा में अल्बानिया लोगों की बहुलता थी। इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो देशों ने यूगोस्लोवाकिया क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की। स्लोबोदान मिलोसेविच जो था, इनके क्लिंटन के अंदर क्लिंटन जो था वो बहुत ज़्यादा अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ना शामिल करके इनके अपने सिर्फ सीमित मामलों में ही वो शामिल रहना चाहता था। क्लिंटन के दौर में दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी और दार एस सलाम के अमेरिकी दूतावास पर बमबारी के जवाब में 1998 में हुई। अतिवादी इस्लामी विचारों के प्रभावित आतंकवादी संगठन अल-कायदा को इस बमबारी का जिम्मेवार ठहराया गया था। इस बमबारी में कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच का आदेश दिया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल-कायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइलों से हमले किए। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इसके सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परवाह नहीं की। अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिकों के ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। पीछे मुड़कर अब देखने पर लगता है कि यह तो सिर्फ शुरुआत भर थी, यानी कि आगे और कौन कौन सी बातें हुई थी। 9/2/11 की आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध, इनके 9/2/11 की एक घटना थी। 9 तारीख थी और 11वां महीना था, ठीक है। या फिर यहाँ जैसे कि हम 9 अमेरिका में हमारे से अपोजिट, यानी कि पहले जो है वो 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों ने 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के लिए चंद मिनटों के बाद अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों की अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों को सीध में उड़कर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। तीसरा विमान वर्जीनिया के अंटार्कटिक स्थित पेंटागन से टकराया। अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है, जहाँ पे अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? पेंटागन में। चौथे विभाग को अमेरिकी कांग्रेस के एक मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन वह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 कहा गया। इनके अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर हम पहले डेट लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे पहले महीने को पहले लिखते हैं। इसी का संक्षिप्त रूप 9/2/11 यानी कि 11/9 जैसा भारत के अंदर लिखते हैं। इनके 9/11 की घटना के नाम से इसको जाना गया। इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिका के लिए हर दिल दहला देने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 से 1941 की घटनाओं से की। 1814 में ब्रिटेन के वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी। 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जहां तक जान माल की हानि का सवाल था, तो अमेरिकी ज़मीन पर यह अब तक का सवाल है तो अमेरिकी ज़मीन पर अब तक के सबसे गंभीर हमला था। अमेरिकी 1776 में एक देश बना था और तब तक उसे
बड़ा हमला नहीं झेला था। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरी कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिक पार्टी में जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति H.W. बुश के पुत्र थे। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और उन्होंने अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए कड़े कदम उठाए। आतंकवादियों के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन इंटरव्यू फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासक को बनाया गया था। तालिबान के शासक के पांव जल्दी ही उखाड़ दिए, लेकिन तालिबान और अल-कायदा के अवशेष अब भी सक्रिय अवशेष का मीन्स उसका जो अस्तित्व है वो अभी तक भी जिंदा था। यानी कि अमेरिका की इतनी कोशिशों के बावजूद यानी कि उसको जड़ से नहीं उखाड़ पाया, लेकिन उसके जो कण है वो अभी भी जिंदा हैं। इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगह पर हमले हुए और उन्होंने सक्रियता से उनकी बात को स्पष्ट हो जाती है। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी। गिरफ्तार लोगों को अलग अलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेलखानों में बंद करके रखा गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना को एक ठिकाना ग्वांतनामो बे में है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया और इस जगह रखे गए बंदियों को ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिनिधियों तक इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी थी। यानी कि वहां पर जो लोग बंदी बनाए गए थे उनको खुफिया ठिकानों पर उनको गिरफ्तार करके रखा गया था और किसी भी कानून की जो हिदायत है उनको नहीं दी गई थी। इराक पर हमला 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिका अगुवाई वाले कॉलिशन ऑफ फीलिंग्स में 40 से ज़्यादा देश शामिल थे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर हमले की अनुमति नहीं दी। दिखावे के लिए कहा था कि सामूहिक संहार के हथियार बनाने के लिए रोक के लिए इराक पर हमला किया गया है। इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई परिणाम नहीं मिले। इसमें अनुमान लगाया जाता है कि हमले में मकसद कुछ और ही था। यानी कि अमेरिका ने क्या बोला गया था कि जो बहुत ज़्यादा खतरनाक हथियार हैं इराक के अंदर बनाए जाते हैं तो उनको रोकने के लिए उसके ऊपर हमला किया गया था। लेकिन जब पूरी छानबीन की गई तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि लेकिन उसका माना गया कि उसका जो इरादा था वो कुछ और था, उसके ऊपर हमला करने का। जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार को कायम करना। सद्दाम हुसैन की सरकार को चंद रोज में ही जाती रही, लेकिन इराक को शांत कर पाने में अमेरिका सफल नहीं हो सका। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क उठा। अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में खेत रहे थे, जबकि इराक में सैनिक कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या में मारे गए। एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए। अब बात यह बड़े व्यापक रूप में मानी जा रही थी कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनैतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। इसी कारण अगर हम विश्व राजनीति को समझना चाहते तो हमें विश्व के विभिन्न देशों के बीच शक्ति के बंटवारे को समझना पड़ेगा। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के समय 1945 से 1951 में दो अलग अलग गुटों में शामिल देशों के बीच में ताकत का बंटवारा हुआ था। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों अलग अलग देश जो शक्तियां थी जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति या फिर कहें कि महाशक्ति के दबदबे में होता है तो एक ध्रुवीय व्यवस्था भी कहा जा सकता है। भौतिक के शब्दों में ध्रुव का यह अर्थ है कि भ्रामक प्रयोग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक और केंद्र और इसे वर्चस्व के नाम शब्द से इस्तेमाल करना ज़्यादा उचित है। यानी कि क्या होता है वर्चस्व? वर्चस्व के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वर्चस्व का मीन्स क्या है। राजनीति की एक ऐसी कहानी है जो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। यानी शक्ति मीन्स पावर। यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल देश कौन था उस वक्त? अमेरिका। किसी भी आम आदमी की तरह हर समूह भी ताकत पाना और कायम करना चाहता है। हर रोजाना बात करते हैं कि फला आदमी ताकतवर होता जा रहा है और ताकतवर बनने पर तुला हुआ है।
विश्व राजनीति में भी विभिन्न देश या देशों के समूह ताकत पाने और कायम रखने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। यह ताकत सैन्य प्रभुत्व, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रुतबे और सांस्कृतिक बढ़त के रूप में होती है। यानी कि वर्चस्व का मीन्स क्या होता है कि कोई भी, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो कोई देश है, अपने आप को ताकतवर बनाने या फिर अपनी ताकत को कायम करने पे लगा हुआ था। इसी को बोलते हैं वर्चस्व, चाहे वो राजनीतिक रूप से या आर्थिक रूप से व सांस्कृतिक रूप से अपने आप को, अपनी छाप को बढ़ाना विश्व के अंदर चाहते हैं। उसके बाद है वर्चस्व सैन्य शक्ति के रूप में। यानी कि सैन्य शक्ति के रूप में वर्चस्व किस तरीके से अमेरिका का जो बढ़ा था अन्य देशों के ऊपर, यानी पूरे विश्व के अंदर सैन्य शक्ति के रूप में किस तरीके से बढ़ा। हेगेमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में है। इस शब्द में किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता से इंगित करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्य के बीच सैन्य क्षमता की बुनावट और तौल में है। हेगेमनी से ध्वनित सैन्य प्राबल्य का यही अर्थ है आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। क्या आपका आयशा की बात याद है? उसकी एक टांग अमेरिकी हमले में जाती रही। यही वह सैन्य वर्चस्व जिसकी आत्मा तो नहीं लेकिन उसके पूरे शरीर को जरूर पंगु बना दिया। यानी कि उसका जो लक्ष्य था, यानी कि आयशा का जो लक्ष्य था, उसका लक्ष्य था डॉक्टर बनना। यानी कि अमेरिका का जो हमला था उसके अंदर उसकी टांग जरूर चली गई थी, उसका शरीर जरूर अपाहिज हो गया था, लेकिन उसकी जो आत्मा थी वो अपाहिज नहीं थी। उसका जो एम था वो अभी भी उसके मन में पूरे तरीके से बना हुआ था। अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बची खुची सैन्य शक्ति थी। यानी कि अमेरिका की सबसे ज़्यादा रीढ़ का मीन्स क्या आता है, जैसे कि एक शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी सबसे ज़्यादा जरूरी होती है उसको खड़ा रखने के लिए, वैसे ही अमेरिका के पास उसकी सैन्य शक्ति जो थी वो उसका सबसे बड़ा हथियार थी। आज अमेरिका में सैन्य शक्ति अपने आप में अनूठी और बाकी देशों की तुलना में बेजोड़ है। अनूठा इस अर्थ में कि आज अमेरिका अपनी सैन्य क्षमता से पूरी दुनिया में कहीं भी निशाना साध कर सकता है। एकदम सही समय में अचूक और घातक वार करने की क्षमता उसके पास है। अपनी सेना और युद्ध भूमि में अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखना, वह अपने दुश्मन को घर में घुसकर भी पंगु बना सकता है। पंगु का मीन्स उसको अपाहिज बना सकता है। यानी कि अमेरिका के पास सैन्य शक्ति इतनी ज़्यादा है कि विश्व के अंदर वो किसी के साथ भी पंगा ले सकता है, किसी के साथ भी युद्ध करने के लिए उसको ललकार सकता है और किसी को, यानी कि अपने दुश्मन को उसको घर में जाकर भी उसको अपाहिज बना सकता है, उसके साथ मुकाबला कर सकता है। अमेरिकी सैन्य शक्ति का यह अनूठापन अपनी जगह, लेकिन इससे भी ज़्यादा विस्मयकारी तथ्य यह है कि आज कोई भी देश अमेरिकी शक्ति की तुलना में उसके पासंग यानी कि बराबर भी नहीं है। पासंग का मीन्स उसके आज विश्व के अंदर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका की सैन्य शक्ति में उसके साथ मुकाबला कर सके। अमेरिका के से नीचे के कुल 12 ताकतवर देश एक साथ मिलकर भी अपनी सैन्य क्षमता के लिए जितना खर्च करते हैं उससे कहीं ज़्यादा सैन्य क्षमता के लिए अकेला अमेरिका खर्च करता है। यानी कि अगर 12 देश अपनी सैन्य शक्ति के ऊपर जितना खर्चा करते हैं, अकेला अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति के ऊपर उससे ज़्यादा खर्चा करता है। इसके अतिरिक्त पेंटागन अपनी बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान विकास के मदद और औद्योगिक प्रौद्योगिकी पर खर्च करता है। इस प्रकार अमेरिका के सैन्य प्रभुत्व का आधार सिर्फ उच्च सैन्य व्यवसाय ही नहीं बल्कि उसकी गुणात्मकता भी बढ़त भी है। अमेरिका आज सैन्य प्रौद्योगिकी के मामले में इतना आगे है कि किसी और देश के लिए इस हमले में उसकी बराबरी का कर पाना संभव नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इराक पर अमेरिकी हमले में अमेरिका की कुछ और कमजोरियां उजागर हुई। अमेरिका इराक की जनता को अपने नेतृत्व और गठबंधन सेना के आगे झुका पाने में असफल नहीं हुआ था और बहरहाल अमेरिका की कमजोरी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखना चाहिए। इसी इतिहास में इस बात का गवाह है कि साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्य जीतने, अपराध रोकने और दंड देने और कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए किया था। इराक के उदाहरण से प्रकट होता है कि अमेरिका की विजय क्षमता विकट है। इसी तरह अपराध करने और दंड देने के लिए भी अक्षमता स्वतः सिद्ध है। अमेरिकी सैन्य शक्ति की कमजोरी सिर्फ एक बात से जाहिर होती है कि वह अपने अधिकृत भूभाग में कानून व्यवस्था बहाल नहीं कर पा रहा है। यानी कि अमेरिका की सबसे बड़ी जो कमजोरी है कि वो अपने कुछ ऐसे इलाकों के अंदर अपनी कानून व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी जो सैनिक शक्ति है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अमेरिका का जो वर्चस्व है, अमेरिका का जो
दबदबा है वो पूरे विश्व के अंदर बना। सबसे बड़ी जो उसकी बात थी वो है सैनिक शक्ति, यानी कि पूरे विश्व के अंदर से अमेरिका की सैनिक शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, जिसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर अमेरिका का वर्चस्व है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे जो चैप्टर रहता है वो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। जो यहाँ तक हमने जो चैप्टर पढ़ा उसके आपने साफ और क्लियर नोट्स अपनी फेयर नोटबुक के अंदर बनाने हैं। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।